अस्सलाम वालेकुम। तो these are just general guidelines, general instructions। आप जो है प्लीज फिलहाल इसको किसी सब्जेक्ट पे स्पेसिफाई नहीं कीजिएगा। विल हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस फ्रॉम सर हमजा एज वेल रिगार्डिंग टू मैथ्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश पे बात करूंगा एंड थोड़ा सा जनरल बात करूंगा कि कैसे आपको लेके चलना है। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड दैट इज योर अटेंशन। ठीक है, अब ऐसी बात है, जब पेपर होता है तो पेपर इज अ टाइम बाउंडेड पेपर। ठीक है, तो उसमें जो है आपकी जो सराउंडिंग होती है दैट दैट वुड बी अ वेरी डिस्टर्बिंग वन। ठीक है, आपको आप पेपर में बैठेंगे, आपको लगेगा कि भाई चिड़िया जो है चहचहा रही है। ठीक है, इवन के जो है आप जब पेपर दे रहे होते हैं तो फिर जो पत्ते होते हैं साइड में, इन केस अगर आपका ओपन ग्राउंड में पेपर हो रहा है, ठीक है, तो आपको वो भी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। एंड देन तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस जो है आपको 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 पेपर को अटेंशन देनी होगी। पेपर नीड्स अ कंप्लीट अटेंशन। ठीक है, और जब तक आप उसको अटेंशन नहीं देंगे, खास करके स्पेसिफिक टू इंग्लिश। ठीक है, आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सही तरह नहीं पढ़ेंगे, देन आप उसको सही तरह आंसर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा हम बात करते आए हैं अपनी क्लासेज में भी कि इंग्लिश में जो चीज़ें हैं, जिस ये जो के पोर्शंस हैं, इंग्लिश के पोर्शन जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, उनमें से वन ऑफ द पार्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन को आपने बिल्कुल जो है अटेंशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, और इसलिए अब अगर आप पहली पहली बार ही इतना जो है अटेंटिव होके पढ़ेंगे, तो आपको उससे फायदा ये होगा कि आपको रीड नहीं करना पड़ेगा, बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा। इससे फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट फॉर द इंग्लिश पोर्शन अच्छी रहेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब बार बार पैसेज को रेफर करेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको पहले ही से पैसेज अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसकी एक स्ट्रेटजी तो हमने शुरू में भी डिस्कस की थी कि भाई आप जो है सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ें एंड देन यू यू रेफर टू द पैसेज। ठीक है, आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या पूछा हुआ है, क्या क्या सवाल आए हुए हैं। फिर उससे आपको, फिर आप जब पैसेज पढ़ोगे तो फिर आप बिल्कुल उसी जो है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे कि भाई ये चीज़ पूछी गई थी और इसका इसका जो जवाब है वो इस लाइन में है। फिर उससे आपका टाइम मैनेज भी अच्छा हो जाएगा और आप जो है चीज़ों को सही तरह से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो फॉर अ पर्टिकुलर थिंग इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इजी रहता है कंपेयर टू मैथ्स। मैथ बिकॉज आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड होती है, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है फॉर मैथ। और जब भी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो फिर हम स्पेसिफिक टू मैथ ही करते हैं कि भाई मैथ का जो क्वेश्चन है वो नहीं वो नहीं जो है हो पाता, वो मैनेज नहीं हो पाता टाइम। तो जो है लेकिन इंग्लिश में ये है कि आप इजीली टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपके चंद एक ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें आपके सीधे सीधे मार्क्स हैं, यानी कि 100% मार्क्स हैं। ठीक है, अगर आप वो सही करके आते हैं। ठीक है, और उसमें जो है ना आपको सिंपल सी नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, कि भाई लेट से अगर मैं कहूँ ना कि अगर आपको एक तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, वो आपका सीधा। ठीक है, उसके आंसर्स बाहर से होते ही नहीं है। ठीक है, उसके आंसर्स पैसेज में ही होते हैं। आपको बाहर कहीं तरफ कहीं तरफ देखने की ढूंढने की परमिशन नहीं है, यानी कि मतलब कोई चांस ही नहीं है कि आप जो है कहीं और जगह ढूंढें। ठीक है, आपका आंसर पैसेज में ही है। ठीक है, और ज्यादातर कोशिश यही होती है कि सिनोनिम एंटोनिम्स भी पैसेज में से लिए जाते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्सचुअल क्लूज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो फिर पैसेज में से ही आता है। तो वो भी जो है ना आपको, अगर आप अगेन आप पैसेज अगर अटेंशन के साथ पढ़ेंगे, तो फिर आपको वो वाला सीन जो है बहुत फायदा करेगा। ठीक, एरर डिटेक्शन, प्रेपोजिशन, टेंसेस, फिर भी मैं कहूँगा इट्स नॉट अ हार्ड टॉक। टेंसेस फिर भी जो है, अगर आपको 12 टेंसेस आते हैं, उनको थोड़ा सा फार्मूलाज वगैरह आते हैं, तो यू विल डू ग्रेट। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है कि भाई
दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लेकिन अगेन इसमें जो है ना आपको थोड़ा सा टेंसेस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि वो एक ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं, किसी में एस होता है, किसी में एस नहीं होता है, किसी में, तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये तो सारे सिंपल टेंस हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं होते सिंपल टेंस सारे, ठीक है। उसमें कोई जो है किसी और नौयत का भी होता है, किस तरह उसमें फिर कभी कभार ना सब्जेक्ट एग्रीमेंट की भी बात कर रहा होता है, तो आपको इस वाले उसमें पार्ट में भी अगेन कॉन्शियसली पेपर को देखना पड़ेगा, टेंसेस वाले पार्ट में भी। प्रेपोजिशंस, एरर डिटेक्शंस कोई इतने हैवी नहीं आते अभी जो है ना अगेन, लेकिन इंग्लिश के बारे में ये कहते हैं कि भाई ये जो है थोड़े से मार्क्स डिडक्टिव कह सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी आप लोगों को इतना अंदाज़ा हो गया है कि चीज़ें किस तरह आएंगी। तो आई गेस फॉर पीपल लाइक यू गाइस, you had been with us for like 3 weeks or more, so you have a very good understanding of how you'll get through with error detections and the preparations, inshallah। ठीक जी। तो सर कैन आई हैव सम ऑफ द इनपुट्स फ्रॉम यू, अगर आप कुछ कहना चाहें इसी में। जी, वो एक चीज़ मैं और कहना चाहता था, उसकी कंपोज जो ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें अगर आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा ना एसटीएस के जो एग्ज़ाम निकल रहे हैं, तो अगर कोई इडियम दिया हुआ होगा ना किसी उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसने ऑलरेडी उसको या तो बोल्ड किया होता है, बोल्ड का मतलब है वो अल्फाज मोटे-मोटे नज़र आते हैं, या फिर ये है उसको इटैलिक कर दिया होता है, जिसका मतलब है थोड़ी टेढ़ी राइटिंग होगी, या ये है कि उसको अंडरलाइन किया होगा। ये 3 तरीकों से ना वो चीज़ों को मेंशन करता है। तो आप उसी टाइम ना उस सेंटेंस में कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देख के चलें कि यहाँ पे इसकी क्या मीनिंग बन सकती है। फिर वो आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा ना, तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी क्योंकि आप पहले से ऊपर देख के आए होंगे। जैसे अभी आया हुआ था एक पेपर में कि फॉर रेनी डेज़, तो रेनी डेज़ का मतलब तो आप शायद समझ रहे होंगे बारिश वाले दिन आजकल हो भी रही है सक्खर में। तो आप शायद ये ना समझें कि रेनी डेज़, लेकिन अगर आप उसके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखेंगे और अगर आपने 9th मैट्रिक की इडियम्स क्लियर की हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये वो दिन है जो मुश्किलात के दिन होते हैं, ठीक है? तो ऐसे अगर इडियम में आपसे कुछ पूछेगा तो आप पूरी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कनेक्ट करते चलिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो इन केस कोई नया इडियम भी आ जाएगा, आपको पता नहीं होगा, तो वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग यानी कि जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उस पैराग्राफ में या उस ऐसे टाइप थोड़ी उसमें रीडिंग आर्टिकल में, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और एरर डिटेक्शन में भी आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा कि चीज़ें नॉर्मल हैं, जैसे अभी सिंस फॉर में फँसा रहे हैं वो 1-2 दिन से, और पास्ट टेंस में ये सेकंड फॉर्म दे देते हैं। कभी-कभी क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स लेते हैं, वर्ब सॉरी, जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम होती है, और वो प्रेज़ेंट टेंस देते हैं, सॉरी देते पास्ट टेंस है, लेकिन हमें प्रेज़ेंट लग रहा होता है। उसमें सिर्फ़ एक चीज़ है, जैसे अभी सर ने कहा कि एस और ईएस वाला चक्कर होता है उसमें, छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे ही। या फिर हैज़ बीन वाली कोई सेंटेंस देंगे तो उसमें सिंस या फॉर नहीं लगाया होगा, ठीक है? तो वहाँ पे आप एरर ऐसे डिटेक्ट करेंगे तो और आई होप कि आप ये जो अभी 3 जिनके पास पेपर निकल रहे हैं एसटीएस वाले, आप उनको भी देख रहे होंगे, उनको भी ज़रूर देखते चलें तो चीज़ें आसान लगेंगी आपको। आई गेस ये जो चीज़ थी सर, ये तो मैं समझूंगा इनके लिए बोनस हो गया, क्योंकि ये अगेन आईबीए की तरफ से ही आ रहे हैं, तो अगर ये चीज़ ये अगर आप लोग ये देख रहे हैं एसटीएस के पेपर्स को, तो ये तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। और अगेन थोड़ा सा आपको पैटर्न का भी अंदाजा हो जाएगा कि भाई जो है आईबी का पेपर मोस्ट सॉर्ट ऑफ कैसे आता है, तो ये आपके लिए हुँ। तो आई गेस बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। जी सर, एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ? सर प्लीज। अच्छा, इसमें एक चीज़ का डिफ़रेंस याद रखिएगा, अभी जो एसटीएस के चल रहे हैं उसमें 100 एमसीक्यूज़, 100 मार्क्स और 100 मिनट्स हैं, और कोई पाबंदी नहीं कि आप पहले कौन-सा पार्ट करें और बाद में कौन-सा। लेकिन आपके एसटीएच में पाबंदी होगी, पहले 50 मिनट जस्ट इंग्लिश के लिए होंगे और बाद वाले 50 मिनट जस्ट मैथ के लिए होंगे, ठीक है? और पेपर से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस ये हैं, जब वो आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में देंगे ना, उस टाइम उसके ऊपर कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं गाइडलाइंस, तो उसके पढ़ने के लिए भी आपको 5 मिनट दिए जाते हैं ड्यूरिंग पेपर। तो एक दफ़ा वो ज़रूर पढ़िएगा, वो आपकी फर्दर चीज़ें क्लियर करती हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो उनको जस्ट फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा,
उन्हें भी पढ़िएगा, तो अगर कोई आपका कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जी सर, आगे जी आप जी, कंटिन्यू करें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। आपने जो ये इंस्ट्रक्शंस वाली बात की ना, ये तो बहुत ज़रूरी होती है कि कभी कभार जो है आप एज ए कैंडिडेट आप बस शुरू हो जाते हैं, आप देखते नहीं है कि मतलब क्या कह रहा है और पूछा क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो आप जब तक इंस्ट्रक्शंस सही तरह क्लियर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, देन यू माइट हैव अ डिफिकल्टी इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आप सबसे पहले वो आपको 5 मिनट देगा, आप पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, और उसमें सब कुछ इजीली और इजी लैंग्वेज में जो है चीज़ें मेंशन होती हैं। लेकिन अगेन उसको पढ़ना आपके लिए अगेन फ़ायदा है। ठीक है जी। another thing, when we have a negative marking, तो उसमें एक और इशू आ जाता है कि भाई विल स्किप। ठीक है, हम स्किप करेंगे। तो अब बच्चे इतने भी स्किप नहीं करके आने होते कि जो है आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो ही क्लियर ना हो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आपको आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक होता है कि भाई ऐसे सवाल आ गए, एक एक मतलब एमसीक्यूज का भी अगेन जाहिर सी बात है, आपको थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल क्लूज, ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी होगी कि भाई एमसीक्यूज है, अब मेरे पास 4 ऑप्शन आए हैं, तो मैं इन 4 ऑप्शंस को किस तरह यूटिलाइज करके अगर आंसर निकल निकाल सकता हूँ, तो आई गेस आप वो करके आए। क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, तो जब आपने किए ही 70 सवाल हैं लेट से, और फिर उसमें भी आपके अगर हेल्प हो गए, तो वो मुझे लग रहा है कि आप जो है ना कहीं ओवरऑल जो कट ऑफ होगा वो आप मिस कर सकते हो, और उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसकी मैंने जो है बड़ी एग्जांपल सुनी है, जो हमारे चंद एक दोस्त बताते हैं कि भाई जो है हम इतने सवाल छोड़ के आ गए। अब जाहिर सी बात, आप छोड़ के जब आओगे, देन यू विल लूज पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्राइटेरिया, जो उनका एक यानी कि जो इंग्लिश का कट ऑफ बनेगा, या जो मैथ का बनेगा, या फिर ओवरऑल बनेगा। तो फिर आप जब वो नहीं कर क्लियर कर पाएंगे तीनों, देन आपकी एडमिशन इज एट हॉल्ट। ठीक है, तो आई नेवर सजेस्ट के, ठीक है, आपको जो ज़्यादा रिस्की लग रहा है कि भाई ये जो है ना बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, आप वो मिस कर दें नेगेटिव मार्किंग की वजह से। लेकिन आप मतलब इतने ज़्यादा छोड़ के आएंगे, तो फिर जो है चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती हैं आपके लिए। परफेक्ट सर। जी, जी, मेरी भी यही सजेशन रहेगी। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं भी थोड़ा ऐड कर देता हूँ। एक तो ये है कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने उसको टच ही नहीं किया, ठीक है? अब जैसे इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के टॉपिक्स हैं, वो मैंने भी टच नहीं करवाए थे, और आप अगर मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो वो आते 1 या 2 हैं, या आते ही नहीं हैं। तो अगर आपने खाम-खा में उसका कोई तुक्का लगा दिया, तो ये तो आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी ना। तो ऐसे टॉपिक जिनको आपने 0% टच किया है, तो उनको टच आप एग्ज़ाम में भी ना करें, जब आपने प्रिपरेशन में नहीं किया था। लेकिन अभी जैसे प्रीपोज़िशन है, इंग्लिश के पोर्शन में या मैथ के पोर्शन में मैट्रिसेस की बेसिक्स हैं, वो आपने पढ़े होंगे। उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत 19-20 लग रहा है जिस ऑप्शन में, तो आप अल्लाह के आसरे लगा के आएँ, ठीक है? क्योंकि आपने वो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कुछ क्लू आपके दिमाग में है, और आपको कोई ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। लेकिन किसी इंटायरली न अब मुझे भी याद है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था एनटीएचपी का, तो मैंने 86 अटेम्प्ट किए थे। 100 कोई भी नहीं करता, और जो करता है ना, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं होने के, क्योंकि वो अपने ज़्यादातर मार्क्स गँवा देता है फिर। तो अगर आप 80 तक पहुँच जाते हैं, और आपको ये श्योर है कि आपने 70 टू 80% उन 80 में से सही किए हैं, तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इसमें एक चीज़ और थी, अब मुझे अभी भी याद है कि मैथ के एक पोर्शन में, अभी तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं भी तभी स्टूडेंट था ना, नया-नया गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ एक बच्चा जो होता है नॉर्मली, तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्किप कराए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, इम्पोर्टेंट नहीं है कह के। जैसे सेट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो जो सेट बिल्डर फॉर्म है, वो इग्नोर करवा देते हैं, या फिर मैट्रिसेस को भी हमारे टीचर्स इग्नोर करवा देते थे। ट्रिग्नोमेट्री को तो हाथ ही नहीं लगवाते थे, ठीक है? या जैसे ये शेप के एरिया, सर्किल की जो है एरिया या सर्कमफ्रेंस वगैरह छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल, तो उनको वो टच ही नहीं करवाते थे। हालाँकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो मैंने वो अभी भी मुझे याद है, और वो दुःख मुझे हमेशा रहता है कि वो जो सीरीज़ में 5 क्वेश्चन थे ना मैथ के, वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, छोड़ दिए थे। उसकी सिंपल रीज़न यही थी, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड उसमें 0 थी।
जब मेरी बैकग्राउंड उसमें 0 है तो मैं क्यों खामखा में रिस्क लूँ? ठीक है जी? तो इसमें आप ये पॉलिसी रखें, जिसकी आपको 0 नॉलेज है उसको तो अटेम्प्ट भी नहीं करना, उसको एक दफ़ा पढ़ना है, आपको पता चल गया ये एरिया मेरा कवर नहीं है, तो उस पे टाइम ज़ाया ना करें, अगले क्वेश्चन पे चले जाएँ। ठीक है? ऐसे आप करते हुए जाएँ। देन आपको जब वापस आएँगे, टाइम बचा हुआ है, तो फिर आप सिर्फ़ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जिनमें आपको चांसेस 19-20 लग रहे हैं, कि यार ये मेरा पढ़ा हुआ है, थोड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन जो मोस्ट लाइकली ऑप्शन है 4 में से आप वो टिक करके आ जाएँ। ठीक है? सर। जी जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही आपने फरमाया। और अगेन जिस ये सर ने बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि डू नॉट थिंक ऑफ पुटिंग अप 100 क्वेश्चंस ऑन द आंसर शीट। ठीक है, इसमें आप लोग बड़ा रिस्क खा जाएंगे कि जब आप क्योंकि जब आप 100 करके आएंगे ना, फिर उसमें ये होगा कि अब जाहिर सी बात है आप इतने भी श्योर नहीं हैं कि भाई इसमें मैक्सिमम मेरे सही है। ठीक है, और वो तो फिर जब आपको की मिलती है शाम में, फिर आपको पता चलता है कि भाई ये इसका तो डी था लेकिन यहाँ पे सी है। तो देयर इज ऑलवेज दैट रिस्क ऑफ डूइंग 100 क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन फिर अगेन जो गर्ल्स होती हैं वो कहती हैं कि भाई जो बॉयज होते हैं वो करके आते हैं। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि वो अहमकाना है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर 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 आपके पास इतने गट्स हैं, ठीक है, और वो तब भी जब भी आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि भाई क्योंकि आपकी सीट सिक्योर है। कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि भाई वो सेकंड सेमेस्टर में होते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वो आ जाते हैं STHB देने, तो फिर वो 100 लगा के चले जाते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन। ठीक है, फिर एंड में पता चलता है कि भाई उनका हुआ ही नहीं। तो अगेन आपको मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप यही दिमाग में सोच के रखें कि भाई मैंने 100 ही करने हैं, क्योंकि इससे एक तो आपका टाइम भी अफेक्ट हो जाएगा स्पेसिफिक टू मैथमेटिक्स। ठीक है, उसमें तो आपको सॉल्यूशंस करनी होती हैं, उसमें तो टाइम का बड़ा इशू होता है। और बाकी जो है अगर आप कम सवाल करेंगे लेकिन सही करके आएंगे, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। सर, तो क्या हम इनको ये कह नहीं सकते कि आप एटलीस्ट ट्राई करें कि 80 टच करके आए मिनिमम? जी जी, सर ये ऐसे हो है ना? सकता है कि जी 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 बिल्कुल, कि एक कम से कम इनको एक नंबर दिमाग में रखना होगा कि भाई एटलीस्ट फॉर द क्राइटेरिया कि हम कम से कम कट ऑफ को तो क्लियर करें। तो 85 80 आई गेस इट्स अ गुड नंबर। क्योंकि जाहिर सी बात है सर, हमें एग्जैक्टली। इनको जो है ना इंडिविजुअल भी क्लियर करना है, और जो है अब ऐसा भी नहीं है कि भाई मैथ के इंग्लिश के 50 करके आए एंड देन मैथ के 30 करके आए। ठीक है, तो अब इसको भी थोड़ा सा जो है बैलेंस आउट करना होगा, चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना होगा पेपर के दौरान। ठीक है। तो इसमें एक ठीक है पर्टिकुलर सर, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है जी कि अगर हम इसको समराइज करें ना, कि आपको ना 0 रिस्क टॉलरेंस पे चलना है, ना 100% रिस्क पे चलना है। जिस क्वेश्चन में 50-50 रिस्क हो तो उसको अल्लाह के यहाँ से अटेम्प्ट करके आए। ठीक है? जिसमें 100% रिस्क हो ना, उसको तो फिर आप ना ही करें तो बेहतर है। ऐसा सही रहेगा मेरे ख्याल से जी सर। जी सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी रहेगी आई गेस। तो बाकी MCQs में जो सबसे इफेक्टिव मेथड, दिस इज जस्ट माय पर्सनल। ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट लाइक कि मैं जनरली बता रहा हूँ, जो कि मैंने फॉलो किया है फॉर मोस्ट ऑफ माय पेपर्स जो मैंने दिए हैं अंडर ग्रेड में भी। उसमें यही है कि मैं एलिमिनेशन यूज करता हूँ कि भाई 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें अब जो है ना कुछ तो हमें लग रहा होता है कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो ट्राई टू एलिमिनेट दोज। ठीक है, आप जितने ऑप्शंस कम के साथ खेलेंगे उतना फिर आपको आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा आपको करना है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर ली तो आई गेस आप पेपर को बहुत जो है आउट क्लास करके आएंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट फिर इस तरह की होगी कि आप इस तरह के ट्रिक्स वगैरह और जो है लगाएं कि भाई जो है अब जाहिर सी बात है कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिंपल सवाल होते हैं उनको आपको हल करने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, वो उसको आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर भी थोड़े से डिफिकल्ट हैं, या अगेन फॉर द मेडिकल बैकग्राउंड आई वुड से कि अगर थोड़े से हैं तो फिर आप उनको सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है,
और आपको 1 मिनट में एक MCQ, 1 minute 1 MCQ, एंड देन उसमें यू ऑल्सो हैव अ टाइम टू फिल अप द शीट, ठीक है, आंसर शीट को फिलअप भी करना है, ठीक है। तो वो मैनेज करने के लिए आपको आई गेस एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगेन बाकी जो है दिस इज जस्ट माय पर्सनल थिंग जो कि मैं ओवरऑल अपने उसमें यूज करते हुए आ रहा था। the other thing is that you need to fill the answer sheet, ठीक है। अब जो है फॉर द टाइम मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं उस 100 मिनट में आंसर के साथ आपका ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से 5-10 मिनट नहीं दिए जाते, ठीक है। तो वही जब हम एग्जाम्स करते थे मॉक टेस्ट, तो आप लोग कहते थे कि सर 5 मिनट दे दें, हमें अपलोड करना है। अपलोड के लिए तो 5 मिनट दे ही सकते हैं, अभी तो 30 हुए थे, 31 तो होने देते। तो बच्चे वो इसलिए नहीं क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको सेपरेट टाइम नहीं दिया जाता, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि आपको नहीं दें सेपरेट टाइम। तो अब अगर आपने क्वेश्चन पेपर में तो मार्क कर लिए, लेकिन आपने ये फिल नहीं किया तो इट वॉन्ट बी काउंटेड, ठीक है। आपको ये ग्रिड फिल करनी होगी। ग्रिड फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रिड फिलिंग आपकी चेक होती है, आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उस पर आपने टिक लगाए, क्रॉस लगाए, वो जो है ना इतना नहीं है, वो बेमाना है, ऐसे समझिए, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द कंप्यूटराइज्ड ग्रिड, ठीक है, और यही आपकी चेक होती है, और इसको जो है आपने प्रॉपरली हाईलाइट करना है, फिल करना है। आप ये देखें, ये साइड में जो है ये जो रॉन्ग मार्किंग बता रहा है कि आपने एक डॉट लगा दिया या फिर हाफ फिल कर दिया या आपने क्रॉस लगा दिया, टिक लगा दिया, दिस आर ऑल रॉन्ग मार्किंग्स, ठीक है। आपको ये पूरा फिल करना है कम्प्लीटली। दिस इज अ कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड शीट। सो जो है जब वो स्कैन होती है तो फिर जाहिर सी बात है जब कंप्लीट फिल करेंगे तभी वो जो है कंप्यूटर को या मशीन को समझ आएगी पढ़ने में। अगर आप हाफ फिल करेंगे या आप ऐसे डॉट लगा देंगे तो मशीन वॉन्ट बी एबल टू रीड, फिर आपका वो कंसीडर ही नहीं होगा। जब वो कंसीडर नहीं होगा देन इट्स अ 0 मार्क। तो ये आप प्लीज इन ये दो चीजें ख्याल रखिएगा कि आपको ये फिल करनी है, ये फिल करनी है उसी टाइम में, और उसके साथ साथ आपने सही तरह फिल करनी है। सर डू यू हैव समथिंग ऑन दिस? जी जी सर, एक चीज़ मैं भी ऐड करूँगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ना ये ख्याल कीजिएगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपने पीछे से 10 किया था और 11-12 आपने स्किप कर दिया और अब फिर आप 13 पे आ गए, तो अब आपको बॉक्स भी क्वेश्चन नंबर 13 का फिल करना है। ऐसा ना हो कि आप यूँ सोचें कि मैंने 11-12 स्किप किया लेकिन मैं कर तो 10 के बाद पहला ही क्वेश्चन रही हूँ, तो आप 11वां फिल करके आएँ। कल मेरी थी ना STS में, तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसने ये गलती की थी। 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड देन उनको आगे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, कोई कंप्यूटर या कोई ऐसा पार्ट था जिसकी उसने तैयारी नहीं की हुई थी, तो वो अगले पे चली गई एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 69 आई गेस। तो वो 48 से 69 अटेम्प्ट करने गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया गलती से, या उन्हें पता नहीं था, वो 49 के बाद डायरेक्ट 48 के बाद जो बुकलेट थी, आंसर बुकलेट, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखे होते हैं, उसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 69 को फिल किया क्वेश्चन नंबर 49 में। तो ये गलती ना कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपने स्किप किए क्वेश्चन आंसर में, आंसर शीट को भी फिल करते हुए उन क्वेश्चंस को स्किप कर दें, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया अटेम्प्ट, तो उसको आंसर शीट के क्वेश्चन नंबर 10 पे आए, नंबरिंग देखें, देन जो 4 ऑप्शन है या 5 होंगे, ABCDE तक हो सकते हैं या D तक होंगे, तो जो राइट था आपने फिल कर दिया। अब 11वां और 12वां आपको नहीं आ रहा, तो आंसर शीट में भी 11वां और 12वां को स्किप कर दें, देन 13th पे आ जाएं, ठीक है। अब 13th पे आपको ऑप्शन C लग रहा है तो 13 फिल कर दें। लेट्स सपोज अब आपको अगेन 14 नहीं आ रहा, देन 15 आ रहा है, तो आंसर शीट में भी आप 14 स्किप कर देंगे, 15 को फिल करेंगे। तो ये नंबरिंग की सीक्वेंस भी लाजमी देखिएगा, डबल चेक करते चलिएगा, ठीक है। आई गेस दिस वाज सो वैल्यूएबल इनपुट, क्योंकि अगर आपने ये चीज मिस कर दी तो फिर मतलब आपने सारी सीक्वेंस ही गलत कर दी ना, ठीक है। अब अगर आपने 65 आप कर रहे हो लेकिन आपने वहां पे 48 को स्टार्ट कर दिया, अब जाहिर सी बात है एज ऑफ लॉजिकल, ठीक है, आप 48 फिर 49 फिर 40 फिर 50 देन अगेन आप वही वाली सीक्वेंस फॉलो करोगे ना।
तो इसका मतलब है कि आप सारे गलत करके आ गए। तो दिस इज सो सो राइटली पॉइंट सर, थैंक यू। तो ये चीज़ प्लीज़ आप जो है माइंड में रखिएगा कि आपने जो स्किप किया है, लेट से आपने 10 किया तो 11 12 नहीं किया, फिर आप 13वां कह रहे हैं, अगर 13 आपने कर लिया 13वां, फिर आप काइंडली 13 को ही फिल करें, 11वां और 12वां इसको फिल में करिएगा। आई गेस बहुत बहुत से लोग हैं उनको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ये लेकिन जो है क्या होता है कि पेपर के टाइम में गलती हो जाती है, ठीक है। तो इट्स बेटर दैट वी हाईलाइटेड अप हियर सर। सर एक चीज और, मैथ पोर्शन के लिए ना आपको एक हाफ पेज दिया जाएगा, या तो फिर ये हो सकता है कि जो सारी क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलती है उसकी आखिरी पेज ब्लैंक होती है, वो आपको अलाउ होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया हुआ है ना उस पे रफ वर्क ना कीजिएगा, ना ही आंसर शीट पे कोई भी दूसरा मार्क दीजिएगा, ठीक है। वो आपको एक सेपरेट रफ पेज देंगे, आपको उसके ऊपर रफ करना है। उसमें भी आप ख्याल कीजिएगा जितने हो सके उसको ना छोटी छोटी राइटिंग में यूज करें, क्योंकि वो छोटा होता है, क्वेश्चन 50 है, हो सकता है उसको ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है जी। तो इन चीजों का भी ख्याल कीजिएगा, स्पेशली इन मैथ पोर्शन आपको जरूरत पड़ेगी उसमें। Perfect, perfect. So I guess we will take some of the questions लेकिन मीटिंग हो रही है एंड, so we'll rejoin just in a blink of eye। ठीक है सर, हम rejoin कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।